हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज अपन लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जहां लेक्चर नंबर 2 को अपन ने कंप्लीट किया था, उसी के आगे लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ऑलरेडी अपन पढ़ के आए हैं कि सर जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसकी डेफिनेशन में आपने ऐसा लिखवाया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा कि सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी समान साझेदारी होगी। तो सर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी होती है, समान साझेदारी होती है। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसका निर्माण दो परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान योगदान की साझेदारी से क्या होगा, इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे तीन अलग अलग टाइप के अपने पास में एग्जांपल है। जैसे बेटा सबसे पहले H2 है, तो H2 कैसा होगा कि सर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी कि सर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे सर, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन थे उसको बीच में रखेंगे, और सर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका अधिकार भी होगा, इसका भी क्या होगा, अधिकार। ये अपने पास में इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से अपन जानते हैं। सर दूसरा एग्जांपल O2 होता है। तो सर O2 की स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो कि सर O2 होगा उसमें जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा कि सर इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखा। सर ये जो ऑक्सीजन होगा उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखेगा। सर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपने अंडर में लेगा, और इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन अपने अंडर में लेने वाला है। तो ये इसमें क्या होगी कि सर ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बनने वाली है। इसके बाद में सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर कैसा होगा कि सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच के अंदर क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि सर ये नाइट्रोजन था, इसके पास में जैसे इलेक्ट्रॉन थे उसको मैं ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखेगा, ये जो नाइट्रोजन था इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसकी स्ट्रक्चर में से ऐसा दिखेगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाइट्रोजन का भी अधिकार, और इसका भी क्या होगा, नाइट्रोजन का अधिकार होगा। इसका मतलब तीनों एग्जांपल के अंदर एक चीज अपने को कॉमन देखने को मिली है। बेटा वो कॉमन चीज क्या है कि सर तीनों एग्जांपल के अंदर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी हुई है। इससे क्या हुआ, इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन है। सर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी होती है, जब जाकर इसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बेटा जैसे पहला अपने पास में बॉन्ड था कि सर H2 का बॉन्ड था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन है रखा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इसने क्या किए, शेयरिंग की। सर दूसरे एग्जांपल में जो ऑक्सीजन था उस वाले में भी ऐसा ही हुआ था कि ऑक्सीजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हैं, तब जाकर बीच के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, और चार चार इलेक्ट्रॉन इनके खुद के थे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी हुई है। उसमें नाइट्रोजन होगा उसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होगी, तब जाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसका क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये बेटा अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड था, जिसके तीन अलग अलग टाइप के अपने पास में एग्जाम्पल थे। एक बार बच्चों इन एग्जाम्पल्स को आप नोट करो। इसका एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने बेटा CO2 का भी तो दिया था ना, कि सर CO2 का जो एग्जाम्पल होगा वो कैसा होगा कि सर ये आपके पास में CO2 है, तो इसके लिए आपने ऐसा बताया था कि ये कार्बन, इस तरफ ऑक्सीजन, कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। और ये भी क्या होगा कि सर इस तरफ भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बीच में रखेगा। ये ऑक्सीजन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बीच में रखेगा। ये सभी स्ट्रक्चर अपने पढ़ के हैं। सर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास में भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और बेटा इस वाले के पास में भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो अपने पास में इसको क्या बोलते हैं, ये बेटा CO2 होगी। इसकी क्या होगी कि सर ये CO2 की डॉट संरचना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है कि सर इस वाले के अंदर है ना, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने वाली है कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी होने वाली है। तो बेटा चार अलग अलग टाइप के अपने पास में इसके अंदर एग्जाम्पल थे। इन एग्जाम्पल की हेल्प से बेटा ये जो CO2 वाला एग्जाम्पल है, ये तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखना है। तो एक बार बच्चों आप इस स्लाइड को नोट करो, उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो एक बार नोट करो बच्चों इसको।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में कोवेलेंसी के बारे में बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा इसमें कोवेलेंसी, जिसको सहसंयोजकता बोलते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सहसंयोजक अणु में एक परमाणु द्वारा निर्मित सहसंयोजक बंधों की संख्या, यह संयोजकता कोशिका की आद्य अवस्था जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं में या किसी एक्साइटेड स्टेट में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब कोवेलेंसी कुछ ही नहीं है, ये आपके पास में कोई भी एटम है उसकी या तो ग्राउंड स्टेट हो या फिर सर उसकी कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो, उत्तेजित अवस्था हो, उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वही उसकी क्या कहलाती है कि सर वही उसकी संयोजकता के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसका मतलब है कि सर कोई भी एलिमेंट होगा उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर एक्साइटेशन स्टेट के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी क्या कहलाएंगे, संयोजकता, या फिर इसको अपन कोवेलेंसी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात करते बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये। जी बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट है कार्बन, उसके बारे में बात करते हैं कि सर जो कार्बन होगा उसमें एक कार्बन होगा, इसमें बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा कि सर कार्बन होगा वो 6 नंबर पे आएगा। और बेटा मैं सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट है उसके बारे में बात करता हूँ। बेटा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर बेटा आपको 3 इलेक्ट्रॉन बनने थे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ भर दिए, ठीक है। अब बेटा कार्बन होगा उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर वाली इस वाली स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है कि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसका मतलब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसकी कोवेलेंसी भी क्या होगी, उतनी होगी। इसका मतलब इस कंडीशन के इसके अंदर इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी कि सर इस कंडीशन के अंदर इसकी कोवेलेंसी कितनी होने वाली है, 2 होने वाली। बेटा ये तो अपने ग्राउंड स्टेट के बारे में बात की। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर बात करता हूँ कि सर यहाँ अलग अलग टाइप के एग्जांपल के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ बेटा एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं मान लो पहले एग्जांपल में CF2 लेता हूँ कि सर CF2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो उस बेटा यहाँ CF2 होगा उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि सर जो कार्बन होगा वो तो सेंट्रल एटम होगा, इससे 2 फ्लोरीन आपको अटैच करने। बेटा कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 4 में से 2 तो फ्लोरीन काम में ले ले, इसका मतलब सर इसके पास में 2 क्या बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सर दूसरा एग्जाम्पल होगा उसमें अपन CO का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। बट ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, सर यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास में 2 होने वाले। ये चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो ये तो सर अपने जनरली बात की कि कार्बन था, पीरियड नंबर सेकंड का कोई एलिमेंट था कार्बन, उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी कि सर यहाँ कोवेलेंसी कितनी होने वाली, 2। अगर मैं इसी कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसको प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो बेटा उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि सर जो भी उत्तेजित अवस्था होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि सर एक ऑर्बिटल से जंप करेंगे और दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे। तो बेटा इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूं तो बेटा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से निकलकर इसके अंदर जाएगा। इसका आंसर आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी कि सर ये तो 2s2 और ये 2p रहेगा अपने पास में। तो इस वाली स्ट्रक्चर में सर S के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, P के अंदर सर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सर P के अंदर आपके पास में अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा इस कंडीशन के अंदर इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका मतलब सर इस वाली कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। इसका मतलब अब की बारी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें कार्बन की जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी, कोवेलेंसी भी कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर में आप एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हो, जैसे एक तो CH4 हो सकता है, एक CO2 भी इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है। 2 एग्जांपल हैं वो अपने पास में रहने वाले हैं। CH4 की स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे 4 कार्बन इसने बॉन्ड बना लिए, और CO2 की स्ट्रक्चर बेटा
एक ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने पास में क्या होगी सर, इसकी स्ट्रक्चर होगी। बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, उस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। जबकि सर ग्राउंड स्टेट के अंदर कोवेलेंसी कितनी थी, 2। इसका मतलब सर कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ सर कार्बन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। बेटा यहाँ मैं लिखूंगा कार्बन परिवर्तनशील परिवर्तनशील कोवेलेंसी प्रदर्शित कर रहा है, कोवेलेंसी प्रदर्शित करता है। ये बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखना था। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो कि सर कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट था वो अपनी कोवेलेंसी होगी, उसमें वेरिएबल कोवेलेंसी परिवर्तनशील जो कोवेलेंसी है उसको प्रदर्शित कर सकता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल कार्बन लिया था कि सर कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर तो कोवेलेंसी 2 आ रही थी, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें इसकी कोवेलेंसी 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4। इसमें 4 के एग्जाम्पल दे, जैसे CH4 है तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, और एक CO2 होगा वो भी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक बार बच्चों आप यहाँ तक इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। ये तो पहला एग्जांपल था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपने पास में रहेगा कि सर आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट में एक लाइन लिखी हुई है, और लाइन क्या है कि नाइट्रोजन के लिए उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। देखते हैं बेटा, एक बार चेक करते हैं। इससे नाइट्रोजन होगा, वो नाइट्रोजन जो 7 नंबर पे आता है सर, इसकी ग्राउंड स्टेट होगी आद्य अवस्था। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सर 1s2 2s2, और 2p के अंदर कितने हैं, कैसे 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटा s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन, और सर p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये सर 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ती है। इसका मतलब है कि सर इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, उस ग्राउंड स्टेट के अंदर सर कोवेलेंसी या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा इस ग्राउंड स्टेट के अंदर सर इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कोवेलेंसी भी उतनी होगी। इसका आंसर कार्बन जो अपने पास में नाइट्रोजन होगा उसकी ग्राउंड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी, सर कोवेलेंसी है वो भी कितनी होने वाली है, 3। बेटा ये तो पहली पॉसिबिलिटी। अब बेटा इसके अंदर डी तो पॉसिबल नहीं है, 2d तो पॉसिबल होगा नहीं। इसका मतलब है कि सर इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ से अगर आपके पास में डी ऑर्बिटल होता तब तो आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते थे कि सर यहाँ से डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट होता तब तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर भेज सकते थे, लेकिन इसके अंदर 2d पॉसिबल नहीं होगा। और सर 2d पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ बेटा आपके पास में डी तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। अब सर एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड ही बना पाएगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब एक चीज लिखूंगा कि सर जो नाइट्रोजन होगा उसके अंदर कोई भी उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है, संभव नहीं है। बेटा वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सर इसके पास में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त कक्षक जो रिक्त डी कक्षक है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। और बेटा रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है, इस वजह से नाइट्रोजन होगा वो कभी भी NCl5 होगा,
उसका फॉर्मेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर नाइट्रोजन मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट के अंदर 3 कोवेलेंसी हो सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि सर 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसमें एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट अगर पॉसिबल होती, उस कंडीशन में नाइट्रोजन NCl5 का फॉर्मेशन कर सकता था। लेकिन सर इसके अंदर तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन होगा, उसके अंदर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। सर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ बेटा अपने को बोल रहा है कि नाइट्रोजन के लिए उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। सही बात है कि नाइट्रोजन होगा उसके लिए कोई भी एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। और कारण क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें रिक्त कक्षक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए NCl5 होगा, उसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं होगा। NCl5 का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर नाइट्रोजन को NCl5 बनाने के लिए 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और सर इसमें मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्साइटेशन स्टेट इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में ऑक्सीजन के पीछे का जो लॉजिक है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, नोट का पहला पॉइंट है उसको नोट करो, सेकेंड पॉइंट के अंदर भी क्या पॉसिबिलिटी होगी उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों अपन ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए कोई उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। बेटा चेक करते हैं एक बार, देखा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। कि सर जो ऑक्सीजन होगा आपके पास में, वो ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, और सर इसके अगर मैं ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। बेटा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले भर दो, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दो, हम मतलब इसके अंदर जो पेयरिंग करवा दो। अब सर अगर इसके अंदर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल होती, तो सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में होता क्या कि सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में निकालता और इस वाले के अंदर ट्रांसफर कर देता। बेटा जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये फिर अनपेयर्ड हो गया, जबकि ये पेयर हो गया। इसका मतलब एक्साइटेशन स्टेट का कोई सेंस ही नहीं है। पहली बात, एक्साइटेशन स्टेट का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसके पास में डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि सर एक्साइटेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। बेटा यहाँ से एक चीज अपन कह सकते हैं कि सर अगर इसमें एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सर ऑक्सीजन होगा उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बेटा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी कि सर इसकी कोवेलेंसी होगी, वो भी कितने होने वाले हैं कि सर कोवेलेंसी भी 2 होगी। और इसके अंदर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिक्त डी कक्षक इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से बेटा ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। अब सर यहाँ आपने ऑक्सीजन के साथ में 4 फ्लोरीन जोड़ रखे हैं, तो बेटा 4 फ्लोरीन को जोड़ने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होंगे। और OF6 है, उसके अंदर आपको 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं होंगे। इस वजह से बेटा एक लाइन क्या लिखी हुई है कि ऑक्सीजन के लिए उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। सही बात है, इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्त कक्षक अनुपस्थित होते हैं। बेटा इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। इस वजह से बेटा इसके अंदर OF4 और OF6 होगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। ये बेटा अपने पास में पॉइंट नंबर 2 होगा, जिसको आपको नोट करने की जरूरत है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या था कि सर पहला पॉइंट ये था कि नाइट्रोजन के लिए उत्तेजित अवस्था पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इस वजह से नाइट्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में जितने बॉन्ड बना सकते हैं उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। तो केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन होगा वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। 3 बॉन्ड वाले एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे NH3 हुआ, NCl3 हुआ। बेटा ये 3 बॉन्ड इसके अंदर क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। इससे ज़्यादा NCl5 होगा वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर NCl5 के अंदर 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जो इसके अंदर संभव नहीं है। दूसरा ये बोला कि ऑक्सीजन के लिए उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन होगा उसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं होगी।
एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी भी 2 होगी। और सर कोवेलेंसी 2 है, इसका मतलब एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में OF4 नहीं बन सकता ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो वो संभव नहीं है। और OF6 भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एक बार दोनों पॉइंट्स को आप नोट करो। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इससे पहले एक टॉपिक अपना वैलेंसी बच रहा है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। बेटा एक टॉपिक वैलेंसी अपने पास में रहना था, उसको सबसे पहले डिस्कस करना था, पर कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में वैलेंसी रहेगा। तो बेटा वैलेंसी की डेफिनेशन है कि इसे तत्वों की संयोजन क्षमता, इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी के रूप में परिभाषित किया गया। वैलेंसी शब्द इटालियन शब्द होता है वैलेंटिया, उससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता इसको बेटा अपन किस नाम से जानते हैं? इस संयोजन क्षमता को अपन कंबाइनिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, कि कितने बॉन्ड्स वगैरह को कंबाइन कर सकते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट ये करा है, किसी तत्व की संयोजकता उसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निर्धारित करते हैं। बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वही उसकी वैलेंसी को क्या करते हैं? डिफाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है कि इसे तत्वों की संयोजन क्षमता, जिसको बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी के रूप में परिभाषित किया गया। वैलेंसी शब्द इटालियन शब्द होता है वैलेंटिया, उससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है आपके पास में संयोजन क्षमता, जिसको कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि कितने बॉन्ड्स वगैरह को ये कंबाइन कर सकता है। फिर दूसरे बोलते हैं किसी भी तत्व की जो वैलेंसी होगी, वो उसके संयोजी कोष, जिसको बेटा अपन वैलेंसी सोल बोलते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। अब बेटा इसमें दो अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी आएगी। सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल, जिसको बाह्यतम कोष बोलते हैं अपन, बाह्यतम कोष बोलते हैं। और बेटा दूसरा अपने पास में रहेगा वैलेंस सेल, जिसको अपन संयोजी कोष के नाम से जानते हैं। इसके बीच में डिफरेंस अपने को सबसे पहले चेक करना है। तो बेटा बाह्यतम कोष तो वो होगा जिस कोष के लिए एन का मान अधिकतम होगा, तो बाह्यतम कोष के लिए लिखूंगा जिसके लिए एन का मान अधिकतम होता हो, अधिकतम होता हो, इसको बेटा अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और से दूसरा वैलेंसियल होता है, जिसको संयोजी कोष बोलते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये होगी, तो बेटा ये वैलेंसियल होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। बेटा आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस वाले को तो अपन आउटर मोस्ट सेल के नाम से जानते हैं, बाह्यतम कोष। और बॉन्ड फॉर्मेशन या बंध निर्माण होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अपन वैलेंस सेल, इसको संयोजी कोष बोलते हैं, उसके नाम से अपन जानते हैं। तो बेटा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि सर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बेटा ये एक डेफिनेशन थी अपने पास में कि डिफरेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी आपके पास में एलिमेंट है, उसके बाह्यतम कोष और जो संयोजी कोष होगा, उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो एक बार बेटा अपन वैलेंसी होता है, इसको संयोजकता के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एक बार आप नोट करो, उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं अपन।
तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो इसमें सबसे पहले वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि सर वैलेंसी कुछ नहीं होती है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी वैलेंसी कितनी है, इसका मतलब वो कितने बॉन्ड को अपने साथ में कंबाइन कर सकता है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं कि सर वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसी तत्वों की संयोजन क्षमता, जिसको बेटा अपन कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, उसके रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। वैलेंसी शब्द है जिसका कोई मतलब सेंस नहीं है, जिसका अर्थ होता है संयोजन क्षमता। बेटा इसको अपन कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कितने बॉन्ड कंबाइन होकर बना रहा है, उसी को अपन वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि सर आप वैलेंसी कैसे चेक करेंगे कि किसी भी जो कंपाउंड होगा उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी या फिर वैलेंसी कितनी होगी, उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए किसी तत्व की संयोजकता उसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निर्धारित करते हैं। बेटा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही उसकी क्या करेंगे, वैलेंसी को निर्धारित करेंगे। अब सर अलग अलग ब्लॉक के लिए इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि सर इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो बाह्यतम कोश और दूसरा क्या आएगा कि सर बाह्यतम कोश के अलावा एक संयोजी कोश भी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले अपने पास में आउटर मोस्ट सेल है। तो ये बोल रहा है कि आउटर मोस्ट सेल वो होगा जिस कोश के लिए एन का मान क्या होना चाहिए कि सर जिसके लिए एन का मान अधिकतम होगा, उसी को अपन आउटर मोस्ट सेल के नाम से जानते हैं। सर दूसरा अपने पास में वैलेंस सेल रहेगा। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इसको संयोजी कोश बोलते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। बेटा वैलेंस सेल वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं, उसी को अपन वैलेंस सेल या फिर बंध जो अपने पास में संयोजी कोश होता है उसके नाम से जानते हैं। बेटा आगे की तरफ अपन बात करते हैं कि सर अलग अलग जो आपके पास में ब्लॉक्स होंगे उसके लिए अपन इस चीज को कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा, एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो एक बार नोट करो बच्चों। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा, ये कह रहा है एक हेडिंग टाइप रहेगी कि फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल क्या होने वाले सेम। ये कह रहा है कि सर आपके पास में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होंगे, उन सब के लिए बाह्यतम कोश और संयोजी कोश क्या होंगे, समान होंगे। तो बेटा अपन एक चीज लिखेंगे कि एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इसके लिए क्या होगा सर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन सब के लिए आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल आर सेम। इसके लिए बाह्यतम कोश और संयोजी कोश क्या होने वाले, समान होने वाले। बेटा जी अपन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हेल्प से समझते हैं। बेटा सबसे पहले अपने पास में एक एग्जांपल है कि सर सोडियम होगा उसके लिए बाह्यतम कोश कौन सा होगा और वैलेंस शेल होगा वो कौन सा होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सर 1s2 2s2 2p6 3s1। सर इसके लिए अगर मैं बात करना चाहूँ कि बाह्यतम कोश के बारे में बात करो, आउटर मोस्ट सेल। सर आउटर मोस्ट सेल के लिए तो आपने ये कहा था कि बाह्यतम कोश वो होगा जिसके लिए एन का मान ज्यादा होगा। सर यहाँ एन का मान मेरे को 3s में ज्यादा नजर आ रहा है, इसका मतलब सर ये जो मेरे पास में होगा ये किसकी तरह काम करेगा कि सर ये वाला होगा वो मेरे पास में किसकी तरह काम करेगा, बाह्यतम कोश की तरह। बाह्यतम कोश की तरह। और सर आपने ये कहा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसके लिए बाह्यतम कोश और संयोजी कोश क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब इसके लिए संयोजी कोश भी कौन होगा कि सर इसके लिए संयोजी कोश भी 3s होगा। संयोजी कोश भी कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, 3s1। तो इसके लिए संयोजी कोश 3s1 और बाह्यतम कोश होगा वो भी 3s1। ये तो सर आपने एस ब्लॉक के लिए बताया। अब सर पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा फॉस्फोरस होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीखते हैं। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सर 1s2 2s2 2p6 3s2 12 और 3 15 3p3। सर इस वाले के लिए आप सबसे पहले बाह्यतम कोश के बारे में बात करो। बेटा बाह्यतम कोश वो होगा जिसके लिए एन का मान ज्यादा होगा। यहाँ सर एन का मान मेरे को 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे, सर ये दोनों ही होंगे जो बाह्यतम कोश की तरह काम करेंगे। बाह्यतम कोश कौन सा होगा कि सर इसमें बाह्यतम कोश होगा वो 3s2 3p3 होगा। और सर दूसरा इसमें संयोजी कोश भी होगा।
अब सर यहाँ संयोजी कोष होगा, वो कौन होगा कि सर संयोजी कोष इसमें 3s2 और 3p3 होगा। इसका मतलब दोनों एग्जाम्पल आपने एक तो एस ब्लॉक का लिया है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल तो किसका था कि सर एस ब्लॉक का था बेटा, फॉस्फोरस वाला होगा वो किसका होगा पी ब्लॉक का। सर आपने ये कहा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल क्या होने वाला है, सिमिलर होगा। तो ये चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो सर ये अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एग्जांपल लिए। इसके बाद में बेटा डी और एफ ब्लॉक होगा, उसके बारे में भी अपन बातें करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में तो आपने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में कि सर डी और एफ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये लिखा गया कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसके लिए आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। बट एक चीज तो अपने को यहाँ लिखनी पड़ेगी कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट उन एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट सेल और जो वैलेंस सेल होंगे वो बराबर नहीं होंगे, वैलेंस सेल इक्वल नहीं होंगे। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। अब सर कौन किसकी तरह काम करेगा इसके बारे में भी अपन बातें करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो Mn है कि सर ये जो Mn अपने पास में होगा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसकी हेल्प से बताओ कि कौन इसमें आउटर मोस्ट होगा और कौन इसके अंदर जो है वैलेंस सेल की तरह काम करेगा। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद में सर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो 18 और 2 20, 20 और 5 25। ये सर Mn है। इसके लिए सर आउटर मोस्ट होगा बाह्यतम कोष। सर इसके लिए बाह्यतम कोष तो वही होगा जिसके लिए n का मान क्या होगा ज्यादा होगा। सर यहाँ n का मान किसके लिए ज्यादा है कि सर यहाँ n का मान होगा वो ज्यादा होगा 4s के लिए 2 होगा। इसका मतलब सर ये तो किसकी तरह काम करेगा कि सर ये वाला होगा वो 4 कि सर ये मेरे पास में जो होगा वो बेटा 4s2 होगा, वो तो बाह्यतम कोष की तरह काम करेगा। अब सर वैलेंस सेल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वैलेंस सेल। तो बेटा वैलेंस सेल वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अपने को पता है कि सर Mn होगा, अगर उसके ऊपर मैं प्लस का 2 चार्ज लगाता हूँ उस कंडीशन के अंदर, अगर मैं Mn के ऊपर प्लस का 2 चार्ज लगाता हूँ तो बेटा यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। इसका मतलब 4s भी काम में आएगा और बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को निकालना है तो अब की बार सर एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है कि सर इसके अंदर 4s और 3d है वो दोनों किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सर दोनों अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका वैलेंस शेल होगा वो अपने पास में 4s2 भी हो सकता है और 3d 5b इसके अंदर वैलेंस शेल के एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद में सर सीरियम होगा वो आपके पास में एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे कि सर ये होगा जीनोन तक तो लिख दो, फिर 4f के अंदर 1, 5d के अंदर भी 1 और 6s के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा बाह्यतम कोष तो कौन होगा कि सर जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब सर ये वाला जो कोष है इसके अंदर वो तो बाह्यतम कोष की तरह काम करेगा, ये तो सर बाह्यतम कोष रहेगा। और सर इसके जो अगर आप यहाँ से चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो सर ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब सर ये इसके पास में कौन किसकी तरह काम करेगा कि सर ये इसके पास में संयोजी कोष होगा। उस संयोजी कोष में
4 एफ भी आएगा, 5 D1 भी आएगा और 6s2 भी आएगा, क्योंकि बेटा सीरियम के ऊपर जैसे जैसे आप पॉजिटिव का चार्ज निकालते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डोनेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि सर डी और एफ ब्लॉक होगा, उसके एलिमेंट्स के लिए बाह्यतम कोष और संयोजी कोष का मान क्या होगा, अलग होगा। सर बाह्यतम कोष तो हमेशा फिक्स रहेगा, जिसके लिए n का मान जितना ज्यादा वो बाह्यतम कोष होगा, लेकिन सर वैलेंस शेल होगा वो डी और एफ ब्लॉक में जो sp ब्लॉक होगा उसके कंपेरिजन में थोड़ा क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। एक बार बच्चों आप इस स्लाइड को नोट करो, उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों अपन उस पॉइंट के ऊपर आते जहां अपन ने खत्म किया था लास्ट में, जो अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टार्ट किया था। यहाँ तक तो बेटा अपने इसमें कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सर सेकंड पीरियड के लिए अधिकतम संयोजकता होगी जिसको कोवेलेंसी बोलते हैं, वो 4 होगी। सर 4 अभी अभी तो देखे हैं कि सर 4 जो वैलेंसी होगी वो कार्बन के लिए होगी, ये अभी अभी अपन ने देखे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में ये कह रहा है कि फॉर थर्ड पीरियड एंड इसी टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए बोल रहा है कि तीसरे आवर्त और उसके बाद के तत्वों में संयोजकता कोष में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। इस वजह से क्या करेंगे कि सर ये इस वजह से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बेटा रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, इसका मतलब सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। और इससे बेटा नंबर ऑफ वैलेंसी के अंदर जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो प्रदर्शित होगी। तो रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये परिवर्तनशील सहसंयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा एक सबसे पहले अपन नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि सर फॉस्फोरस होगा, उसी के एग्जांपल से अपन क्या करते हैं यहाँ स्टार्ट करने वाले। ये सर ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें कोवेलेंसी कितनी होने वाली है। तो बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर आपके पास में फॉस्फोरस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे कि सर आप नियॉन तक तो लिख दो, 10 तक तो, उसके बाद में 3s के अंदर दो, उससे 3p होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए अपने को। अब सर इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा, तो सर इसमें कंडीशन क्या होगी कि सर ये कंडीशन ऐसी होगी, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सर p के अंदर तो हाल फिलहाल 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सर इसके पास में d वाला जो डिब्बा होगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। सर डी वाला डिब्बा खाली होगा, इसका मतलब है कि सर ये तो ग्राउंड स्टेट अपने पास में थी। बेटा इस ग्राउंड स्टेट के अंदर कि सर जो ग्राउंड स्टेट है उस वाली ग्राउंड स्टेट में मेरे को अभी क्या नजर आ रहे हैं कि सर इस ग्राउंड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बेटा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सर इस कंडीशन में इसकी जो संयोजकता होगी, कोवेलेंसी होगी, वो भी कितनी होगी, कोवेलेंसी बराबर भी 3 होगी। बेटा कोवेलेंसी 3, इसका मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है, जिसके सर एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे PCl3 हुआ, PF3 हुआ। जी बेटा इसके क्या हो सकते हैं कि सर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे BCl3 हुआ। बेटा ये भी क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कि सर ये 3 बॉन्ड इसके अंदर फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। AlCl3 आएगा, BCl3 नहीं आएगा ना इसमें, AlCl3, ये 3 एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकते हैं। अब सर अगली कंडीशन ये हो सकती है कि फॉस्फोरस होगा वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सर इसके लिए मैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट लिखता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। बेटा एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या है कि सर एक्साइटेशन स्टेट का मतलब तो यही होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सर इस कंडीशन के अंदर ये एस तो डिब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और सर अब के पास जो डी होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये सर अपने पास में ऐसी कंडीशन होगी। अब सर इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा इस वाली कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन है कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास में कितने होने वाले हैं कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी कि सर कोवेलेंसी भी कितनी होगी 5 होगी। बेटा 5 कोवेलेंसी के अंदर सर एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे PCl5 हुआ, PF3 हुआ, PF इसके अंदर कौन सा होता है कि सर एक तो PCl5 हो गया और एक PF5 भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कोवेलेंसी 5 के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बेटा अगर मैं ये बोल दूं कि मतलब फॉस्फोरस के लिए सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल है क्या, तो आप कहोगे सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेशन स्टेट तो बेटा तभी आती है जब एक कम से कम एक जो युग्म होना चाहिए वो पेयर्ड होना चाहिए। सर यहाँ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सर फॉस्फोरस के लिए सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के अंदर कोवेलेंसी कितनी है 5। बेटा आप समझो कि सर इसके अंदर एक चीज तो समझ में आई कि जो फॉस्फोरस था ये फॉस्फोरस परिवर्तनशील संयोजकता शो कर रहा है। सर परिवर्तनशील में भी एक बार तो प्लस के 3 शो कर रहा है जबकि दूसरी बार प्लस की 5। इसका मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल वैलेंसी है कोवेलेंसी वो शो करने की क्या होती है नेचर होता है। और सर वेरिएबल कोवेलेंसी तभी आती है जब इसके अंदर अपन अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट के बारे में बात करें। इसका मतलब बेटा मैं एक चीज कह सकता हूँ कि फॉस्फोरस होगा उसके लिए सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि बेटा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर पॉसिबल नहीं होगी। बेटा ये फॉस्फोरस के बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन सल्फर के बारे में स्टार्ट करते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के जो ऑप्शंस होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक बार बच्चों आप यहाँ तक इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों अपन नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं जो बेटा एक सल्फर का एग्जांपल होगा उसकी अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सल्फर है तो बेटा इसकी सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करता हूँ। तो GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। बेटा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा कि सर इसमें 3s2 3p के अंदर अब की बार 4 इलेक्ट्रॉन कर दो और D तो इसके पास में वैकेंट रहेगा तो सर इसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, सर इसके पास में D जो ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट रहेगा। तो सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट अगर इसके अंदर पॉसिबल होगी तो उस फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि सर ये तो जनरल इसमें एक्साइटेशन स्टेट है जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बेटा इस वाली ग्राउंड स्टेट के अंदर सर ये जो ग्राउंड स्टेट है इसमें मेरे को जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी जो वैलेंसी अपने पास में कोवेलेंसी बोलते हैं वो भी कितनी होगी सर कोवेलेंसी भी 2 होगी। अब बेटा अगर इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि सर इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होगा। सबसे पहले अपन पास वाली को ही करा देते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में डायग्राम ऐसा बनेगा। अब बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चला जाएगा, बेटा डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बेटा टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो 4 हो गए और बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी कि सर यहाँ कोवेलेंसी है वो भी किसके बराबर होगी 4 के बराबर होगी। सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा सर अब की बार क्या होगा कि सर इसके अंदर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से जंप करेगा और इस वाली के अंदर आ जाएगा। सर अगली एक्साइटेशन स्टेट में ऐसा दिखेगा।
अब ये वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे सर। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल कितने हो गए कि सर यहाँ आपके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। तो वैकेंट ऑर्बिटल 6 है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 होंगे। और सर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 है इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी भी कितनी होगी कि सर यहाँ कोवेलेंसी है वो भी किसके बराबर होगी 6 के बराबर होगी। तो ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो बेटा ये सल्फर होगा, उसके अंदर 2 एक्साइटेशन स्टेट के बारे में अपन बातें करते हैं। इसके बाद में बच्चों अगर मैं सल्फर के बारे में थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के बारे में बात करूं कि सर इसके अंदर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होगी, तो बेटा इसके अंदर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि सर अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आगे एक्साइटेशन करने के लिए अपने पास में पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो जो सल्फर होगा उसमें केवल 2 एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट इसके अंदर पॉसिबल नहीं। ठीक है बेटा कुछ एग्जाम्पल होते हैं इसके तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सर SF6 होगा तो इसका 6 अगर ये बॉन्ड बना सकता है तो सर इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है SF6 या फिर SO3 भी हो सकता है, 6 बॉन्ड बना सकते हैं। सर 4 अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये SF2 हो सकता है। और सर 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं, SF4 होगा ना, 2 थोड़ी होगा, SF4 होगा। और दूसरा कौन सा SO2। और सर जहां एक्साइटेशन स्टेट मतलब जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो सर एक तो जैसे SF2 हो सकता है और दूसरा H2S, इसके क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेटा H2S की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ना कि सल्फर इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ हाइड्रोजन, सल्फर आता है ग्रुप नंबर 16 में। इसका मतलब सर इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पे 2 लोन पे। तो ये बेटा कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक बार बच्चों आप सल्फर के लिए नोट करो, इसके बाद में अपन हेलोजेंस वगैरह होंगे उसके लिए भी बातें करने वाले। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। यहाँ तक बच्चों आप इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहाँ से एक चीज तो निकल के आई है कि सर सल्फर होगा कि यहाँ जो सल्फर होगा उस सल्फर में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होगी, परिवर्तनशील वैलेंसी होगी, कोवैलेंसी। सर ये कोवैलेंसी कितनी हो सकती है कि सर पहले में कोवैलेंसी 2 थी, 4 हो सकती है और फिर कितनी हो सकती है 6 हो सकती है। तो 2 4 6 इसके अंदर कोवैलेंसी पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि सर अगला जो टाइप रहेगा अपने पास में उसमें सर आपके पास में जैसे हेलोजन है उसकी कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि हेलोजन है, अगर ये सब हेलोजन आपके पास में ग्राउंड स्टेट के अंदर GS, तो उस कंडीशन में सर कोवैलेंसी कितनी होगी सर उस कंडीशन में कोवैलेंसी 1 होगी। उसका एग्जांपल ICL और जो CLF होगा जिसको इंटर हेलोजन यौगिकों के नाम से अपन जानते हैं, कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बेटा जैसे मैं सबसे पहले एक क्लोरीन है उसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसके अंदर सर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास में रहेगा, वो एग्जाम्पल क्या रहेगा कि सर सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्लोरीन लो। बेटा एक बार देखते हैं अपन इसको, एक बार आप नोट करो, मैं एक बार समझाता हूँ इसको। बेटा इसमें सबसे पहला एग्जांपल आप जैसे क्लोरीन के एग्जांपल से समझते हैं, तो बेटा क्लोरीन का एग्जांपल होगा उसमें ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं कि सर क्लोरीन होगा उसके ग्राउंड स्टेट के बारे में अगर अपन बात करें तो करते हैं बात कि सर ये क्लोरीन है 17 नंबर पे होगा। ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं तो सर ऐसा होगा 3s के अंदर 2 और 3p के अंदर कितने होंगे कि सर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में सर ऐसा दिखेगा कि सर s के अंदर तो 2, p में 6 हो सकते थे, 5 बार दिया आपने। सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 1,
तो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसका मतलब कोवेलेंसी भी कितनी होगी, यहाँ कोवेलेंसी भी कितनी होगी सर, कोवेलेंसी भी एक होगी, इसका मतलब एक बॉन्ड बना सकता है बेटा, क्लोरीन आयोडीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, और क्लोरीन ने एक बॉन्ड किसके साथ में बना लिया, फ्लोरीन के साथ में। सर ये तो ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर लिया आपने। अब सर क्लोरीन होगा, वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या करेगा कि सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में अब की बार इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, तो सर ये ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसके पास में 5 में मतलब इलेक्ट्रॉन पी के अंदर थे, और अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे सर, डी के अंदर। बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये क्या करेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करेगा जो डी होगा उसके अंदर, तो बेटा ऐसा दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो बेटा इस कंडीशन में क्या हुआ कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर अब इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो कितने नजर आ रहे हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है उपस्थित है, और सर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे ClF3 है, क्लोरीन ने 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग बना लिया, और दूसरा हो सकता है BrF3। सर अगली एक्साइटेशन स्टेट होगी, तो उस अगली एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, तो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि सर डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, ये डायग्राम बेटा अपने पास में ऐसा डायग्राम इसके पास में रहने वाला। बेटा यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर इस वाली कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी होगी वो भी कितनी हो जाएगी 5, सर कोवेलेंसी भी 5 हो जाएगी। 5 कोवेलेंसी का मतलब है कि BrF5 है, ब्रोमीन ने 5 फ्लोरीन के साथ में क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए, और अगले एग्जाम्पल कौन है सर, आयोडीन ने 5 फ्लोरीन है उसको भी क्या कर लिया अपने साथ में अटेस्ट कर लिया। अब बेटा एक एक्साइटेशन स्टेट और पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सर इसमें एक ही बॉन्ड है जो पेयर के अंदर होगा, तो बेटा ये भी क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले को डोनेट कर देगा, तो आगे चलकर ऐसा दिखेगा। इस वाली कंडीशन बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने से, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 यहाँ 6 और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो 7, तो बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कि सर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो कितने हो गए सर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए, और बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7, तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी, कोवेलेंसी भी इसके अंदर कितनी होगी 7, और इसका एक एग्जाम्पल IF7 है, ये एग्जाम्पल हो सकता है बेटा। इसका अगला एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है ना कि सर ClF3 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, F7 ClF7, तो बेटा ClF7 इसका एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा ClF7 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस एक टर्म आएगी जो इसके अंदर क्या होगी लग जाएगी, इस वजह से ClF7 होगा उसका बनना पॉसिबल नहीं होगा। बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि आपको एक सेंट्रल एटम होगा उसके 7 अलग अलग टाइप के एटम को टेस्ट करना है, तो बेटा इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि सर उसके लिए आपको कंडीशन जरूरी है कि जो भी आपके पास में केंद्रीय परमाणु होगा वो बेटा केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, और साइड वाले एटम का आकार क्या होना चाहिए छोटा, क्योंकि बेटा केंद्रीय परमाणु बड़ा होगा तो 7 एटम को होल्ड कर सकता है, बेटा केंद्रीय परमाणु छोटा हो गया तो मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे जिससे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, इस वजह से ClF7 होगा उसका बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा ये अपने को कोवेलेंसी के बारे में ध्यान रखना था, तो बेटा ये चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी, जैसे थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें कोवेलेंसी कितनी होगी 7। बेटा इसके लिए फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सर इसके पास में कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन में सेव जो फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में अपन लास्ट में एक जीनोन जो इनर्ट गैसेज होती है उसके बारे में भी डिस्कस करके इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं। तो एक बार बच्चों इसको नोट करो। नोट करो बच्चों।
बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन जीनोन के बारे में बात करेंगे, जो अपने पास में अक्रिय गैस होती है जीनोन, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा जीनोन होगा, उसके लिए अपन ऐसा लिखेंगे कि सर 5s1 और 5p के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 5p 6, 5s2 होगा ना अपने पास में, 5s2 5p 6। तो बेटा इसमें अपन ऐसा लिखेंगे कि सर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सर अपने पास में क्या रहने वाली, इसके अंदर कंडीशन रहने वाली है। तो सर ये अपने पास में इसकी ग्राउंड स्टेट रहेगी। तो बेटा इस ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होगा कि सर ये जो ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट के अंदर तो सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0 है, और बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी सर इस कंडीशन में, कोवेलेंसी भी कितनी होगी 0। इस कंडीशन में कोवेलेंसी कितनी होगी कि सर कोवेलेंसी कितनी होगी 0 होगी, कोवेलेंसी 0, इसका मतलब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब सर इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी। उस फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच में क्या करना स्टार्ट होगा कि सर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाना स्टार्ट होंगे। और बेटा पहली एक्साइटेशन स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कोवेलेंसी भी कितनी होगी कि सर यहाँ से कोवेलेंसी होगी वो भी कितनी हो जाएगी 2। सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा, तो बेटा सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी, उसमें ऐसा दिखेगा। ये आपके पास में सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी। और सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर अब की बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर 4, तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी, कोवेलेंसी भी सर यहाँ 4 होगी। बेटा थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होगी, तो थर्ड में क्या होगा कि सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होगी वैसे दिखेगी। यहाँ तो 2, यहाँ अब सारे अनपेड हो गए, सर यहाँ 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर इस वाली के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, 7 कोवेलेंसी। और बेटा एक एक्साइटेशन स्टेट और पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सर इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो बेटा ये क्या करेगा यहाँ से इस वाले के अंदर चला जाएगा, तो एक एक्साइटेशन स्टेट और पॉसिबल हो जाएगी। और एक एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल होगी 1 2 3 4। बेटा एक इसमें क्या हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा इस वाली कंडीशन में इसमें जो अपने पास में कोवेलेंसी कितनी होगी कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इस वाली के अंदर कोवेलेंसी मेरे पास में 8 हो जाएगी। तो सर यहाँ कोवेलेंसी है उसकी वैल्यू कितनी होगी 8। इसका मतलब सर जो जीनोन थी अक्रिय गैस, वो अलग अलग टाइप की कोवेलेंसी को क्या कर रही थी, शो कर रही थी। तो बेटा अलग अलग टाइप की इसमें कोवेलेंसी होगी, तो इसमें कोवेलेंसी अलग अलग हो सकती है। तो बेटा इसके अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सर सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, तो इस फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इससे 2 होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे XeF2 हो सकता है, XeCl2, ये किसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में कोवेलेंसी 4 है, इसका मतलब 4 कोवेलेंसी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि सर इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे XeO2। एक ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 2 को 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। एक सर XeF4 भी हो सकता है, इसका एग्जांपल पॉसिबल है। सर इसके बाद में कोवेलेंसी अगर 8 होगी तो उस वाली कंडीशन में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो बेटा इस वाली कोवेलेंसी 8 के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सर ये जैसे XeO4 हो सकता है, XeO2 F2 हो सकता है। ये 2-3 एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकते हैं। तो बेटा ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल अपने को इसके अंदर ध्यान रखने थे। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के 2 एग्जांपल ये रहे।
सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी, उसके दो एग्जांपल ये रहे, और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के दो एग्जांपल अपने पास में ये रहेंगे। तो बेटा ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर नोट करनी है। इसका आंसर अलग अलग कोवेलेंसी होगी, अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट में कोवेलेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। बेटा यहाँ जीनोन था कि सर इस जीनोन की जो कोवेलेंसी है वो एक तो 0 होगी सर, दूसरी इसके अंदर 2 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, और सर 4 के बाद में इसमें कितनी हो सकती है, 2, 4 और 6 भी तो हुई थी ना एक जगह। ये बेटे 6 थी ना इधर, 8 थोड़ी होगी, 7 कोवेलेंसी नहीं होगी, 6 होगी इसकी। बेटा यहाँ कोवेलेंसी कितनी होगी सर, यहाँ कोवेलेंसी इसकी 6 हो जाएगी, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी 6 भी हो सकती है और कोवेलेंसी 8 भी हो सकती है। बेटा 6 वाले के एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि सर जहाँ कोवेलेंसी 6 है उस वाले के एग्जांपल आपने बताए थे कि जैसे XeO3 हो सकता है, और एक एग्जांपल सर इसका ये भी तो हो सकता है XeO2F2, ये भी इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखने थे। बेटा 8 का वैलेंसी का एग्जांपल ये नहीं होगा ना, ये तो XeO3F2 होगा। बेटा ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखने थे। इसका आंसर जीनोन होगा, उसकी अलग अलग टाइप की कोवेलेंसी हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। तो बेटा ये अपने पास में जो कोवेलेंसी टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर अलग अलग टाइप की एक्साइटेशन स्टेट होगी जिसमें अलग अलग टाइप की इसके अंदर कोवेलेंसी होने वाली है। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में आगे की तरफ अपन चलने वाले। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो अपन लेक्चर नंबर 3 था उसको यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।